हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो डेफिनेशन क्लॉज है, जिसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। गाइज, बिफोर वी डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, 1882 का एक्ट है, और ये प्री में बन जाता है कि कौन सी ईयर का। तो आपको जो भी आप एक्ट पढ़ते हो या कोड पढ़ रहे हो, उनके आपको ईयर मालूम होने चाहिए, ठीक है। सो 1882 का एक्ट है। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ये खाली बस आपका प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात नहीं करता है। इट टॉक्स अबाउट बंडल ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। राइट्स की बात करता है पार्टीज के, लाइबिलिटीज की बात करता है, ठीक है। वो राइट्स कौन से होंगे? राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी, राइट टू एंजॉय द पोजीशन, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की बात करता है, राइट टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। सो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी और राइट्स की बात करता है। और गाइज, ये जो है आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इट इज अ सब्सटेंटिव स्टैट्यूट है, एक सब्सटेंटिव नेचर का एक्ट है, ठीक है। और ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसमें एड ऑन किया जा सकता है, अगर गवर्नमेंट अमेंडमेंट कर सकती है और चेंजेस ला सकती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, ठीक है। सो जब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं गाइज, जो अभी हम गाइस, अभी हम सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है इसका, उसके अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप देखते हैं सेक्शन 3 के अंदर जो इंटरप्रिटेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, सो वो डेफिनेशन नेगेटिव डेफिनेशन है और इनकम्प्लीट डेफिनेशन। बहुत हद तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्लैरिफाई नहीं करती है। प्रॉपर्टी की जब आप लैंग्वेज को देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। मतलब वो एक नेगेटिव डेफिनेशन जिसके अंदर क्या नहीं आता है, स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, स्टैंडिंग टिम्बर, उगती फसलें, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, घास नहीं आती। अब ये इससे आप बहुत हद तक आप नहीं एक आइडिया लगा सकते कि ये क्या ही है, मतलब एक नेगेटिव डेफिनेशन, बस 3 वर्ड नहीं है, बाकी सब क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप जब पढ़ते हैं तो उसकी जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की धारा 3 सेक्शन 3 का सब सेक्शन 25 के अंदर भी उसके बारे में डिफाइन किया गया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी, स्थावर संपत्ति क्या होगी। सेम ऐसी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 का, उसकी जो धारा है 2 सेक्शन 2 का सब सेक्शन 6 के अनुसार भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ना क्या आता है, बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर या अचल संपत्ति के अंदर उन्होंने बोला है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में कि भूमि, लैंड, या फिर उस लैंड से होने वाले बेनिफिट्स, है ना, या फिर उस लैंड से जो कुछ भी जुड़ा हुआ संलग्न वस्तुएं जो हैं, दैट इज वो सब भूमि के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और अब भूमि क्या है? जब भूमि आप पढ़ोगे बुक के अंदर, तो आप भूमि के अंदर क्या, भूमि का जो पृथ्वी का जो सरफेस होता है ना, पृथ्वी का मतलब वो सतह, सतह से ऊपर की चीजें और सतह से नीचे की चीजें। सतह के ऊपर जैसे आप देखोगे मिट्टी है, सतह के ऊपर सरफेस पे मिट्टी है, कीचड़ है, वो सब भी भूमि में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे भूमि के भीतर, मतलब अंदर क्या, भूमि के भीतर जैसे आप कोयले की खानें हो गई, सोने की खानें हो गई, है ना, नदियां, झील, तालाब, वो सब भूमि के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सो भूमि के अंदर ये सब आ गए। और या फिर भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, अब भूमि से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक लाभ, ठीक है, या फिर प्रत्येक हित, वो सब अचल संपत्ति माना जाता है, ठीक है। सो अब भूमि से क्या मतलब, आप कैसे उत्पन्न हो गए, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ से फल गिर रहे हैं, वो भी सब अचल संपत्ति के एक तरह से भूमि के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इससे उत्पन्न होने वाले जो आपके अचल संपत्ति के अंदर कंसिडर किया जाते हैं, जैसे मार्ग का अधिकार हो गया, है ना, अचल संपत्ति से किराया वसूलने का अधिकार हो गया, जो हाट बाजार लगते हैं छोटे छोटे गाँव में, है ना, उनसे जो रेंट वसूला जाता है, वो भी एक काइंड ऑफ अचल संपत्ति है ना भूमि के अंदर। और एक मंदिर के पुजारी का अनुवांशिक पद भी ना, मछली पकड़ने का अधिकार, एक भूमि का पट्टा है, एक कारखाना है, एक दूसरे को भूमि पर जो चराई या ग्रेजिंग का अधिकार, वो सब भी भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभों में काउंट किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया। उसके अलावा गाइस, जो भूमि से थिंग्स अटैच विद द अर्थ, जो भूमि से जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे कोई पेड़ है, झाड़ियां हैं, वो सब भी क्या है, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभों के अंदर आता है, या भूमि से उत्पन्न और अचल संपत्ति में कंसिडर किया जाता है। कि दीवार हो गई, कोई बिल्डिंग्स है, वो भी भूमि से जुड़े हुए है, बिल्डिंग है ना। और ऐसी है कि थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, एक तो थिंग्स अटैच है भूमि से, और थिंग्स रूटेड, जिनकी मतलब रूट जमीन के अंदर है। अब जैसे गाइस यहाँ पे एक वर्ड है खड़ा कास्ट, स्टैंडिंग टिम्बर। तो जब यहाँ पे देखोगे तो जो बेसिकली जो पेड़ भी होते हैं, वो पेड़ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो
स्टैंडिंग टिम्बर खड़ा कास्ट है, या जिन पेड़ों से जिन पेड़ों की लकड़ियों से किसी फर्नीचर में काम किया जाता है, या फिर किसी बोट्स बनाई जाती है, बड़े बड़े शिप बनाए जाते हैं, है ना। आप जनरल समझो कि किसी भी ऐसे पेड़ की लकड़ी जो किसी पर्पज में यूज की जा रही है, घर बनाए जा रहे हैं या फिर ऐसे ब्रिज बनाए जा रहे हैं उन लकड़ी से, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर्स डज नॉट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट जो विकसित हो रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं पेड़, वो अचल संपत्ति में कंसिडर किए जाते हैं। ओके, सो ये इसकी डेफिनेशन है, थिंग्स अटैच्ड विद द अर्थ, मतलब भूमि से जुड़ी हुई कुछ भी वस्तुएं हैं या फिर भूमि में रूटेड है, ठीक है, और या फिर आपका भूमि में थिंग्स एम्बेडेड, जो भूमि में धसी हुई हैं। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे कोई वॉल है, वॉल में या किसी घर में विंडो, दरवाजे, वो सब भी एक स्थावर संपत्ति होते हैं, ठीक है। सो आई होप थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। और एक सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊंगा इसका डेफिनेशन, अभी ये थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा और आपको बताना है मेरे को इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। सो जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो हम डिस्कस करेंगे। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।